हाँ, तो इसके पहले के लेक्चर में हम लोगों ने मोलर कंडक्टेंसेस के बारे में, मोलर कंडक्टेंस का स्टडी किया था। और मोलर कंडक्टेंस का मैंने आपके सामने डिटेलिंग किया हुआ था कि मोलर कंडक्टेंसेस क्या है और मोलर कंडक्टेंस पर कंसंट्रेशन का क्या इफेक्ट होता है, इसके बारे में मैंने आपको बताया था। चाहे वो वीक इलेक्ट्रोलाइट हो या स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट हो, अगर हम उसको डाइल्यूट करते जाएंगे तो मोलर कंडक्टेंस जो होगा वो इंक्रीज करता जाएगा, क्योंकि पर यूनिट वॉल्यूम नंबर ऑफ आयन जो होंगे वो इंक्रीज करते जाएंगे और आयनिक मोबिलिटी भी इंक्रीज करती जाएगी। आज के इस लेक्चर में हम लोग बात करने चल रहे हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है इक्विवेलेंट कंडक्टेंस। तो थोड़ा सा मैं आपको रिकॉल करा दूं, हो सकता है कुछ लोगों को मिस कर गया हो। रिकॉल क्या कराना है कि इक्विवेलेंट इक्विवेलेंट मास की बात हम लोग करते हैं, हम लोग मोलर मास की बात करते हैं, हम लोग वैलेंसी फैक्टर की बात करते हैं। ठीक है, वैलेंसी फैक्टर। अगर हमारे पास मोलर मास, और ध्यान रखिएगा मोलर मास अगर हमारे पास नोन है और मोलर मास को वैलेंसी फैक्टर से अगर हम डिवाइड कर देते हैं तो हमारे पास उस सब्सटेंस का इक्विवेलेंट मास नोन हो जाता है। ठीक है, जब इक्विवेलेंट मास आपके पास आ जाए तब निकालते हैं, इक्विवेलेंट निकालते हैं, इक्विवेलेंट निकाला जाता है। ठीक है ना, इक्विवेलेंट के लिए फार्मूला क्या होता है, मास अपान इक्विवेलेंट मास होता है। ठीक है ना, मास अपान इक्विवेलेंट मास होता है। अब अगर मैं आपसे कह दूं कि हमारे पास 1 ग्राम इक्विवेलेंट की रिक्वायरमेंट है, 1 ग्राम इक्विवेलेंट वी नीड, 1 इक्विवेलेंट वी नीड, 1 gram equivalent, you can say 1 equivalent. Whenever we need 1 equivalent of any substance, then how can we find 1 equivalent? What would be the mass of the substance when that mass would equal to 1 equivalent or 1 gram equivalent? तो इसके लिए अब आपको ध्यान क्या रखना है कि इक्विवेलेंट की बात अगर आपने किया हुआ है तो ये मास और इसको हमने 1 ग्राम इक्विवेलेंट में कन्वर्ट कर दिया। इसका मतलब 1 ग्राम इक्विवेलेंट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, मास इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इक्विवेलेंट मास। ठीक है ना, इक्विवेलेंट मास। इसका मतलब माय डियर्स क्या होगा, किसी भी सब्सटेंस का अगर उसके इक्विवेलेंट मास के इक्वल यदि हम मास को ले लें, मास को इकट्ठा कर लें, मास को कलेक्ट कर लें, तो वह कहलाएगा 1 इक्विवेलेंट या 1 ग्राम इक्विवेलेंट, 1 ग्राम इक्विवेलेंट। ठीक है ना, तो ऐसे सिचुएशन में हम सभी लोगों को सबसे इंपॉर्टेंट बात जो ध्यान देनी है वो ये कि आपके पास कोई इलेक्ट्रोलाइट, एज फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रोलाइट है। ठीक है ना, आपके पास एक इलेक्ट्रोलाइट है। अब ये इलेक्ट्रोलाइट NaCl लिया गया और इलेक्ट्रोलाइट के बारे में कॉन्सेप्ट हम लोगों का क्लियर है। इलेक्ट्रोलाइट हमारे पास क्या है, NaCl। जब NaCl आपका ये ब्रेक करेगा तो क्या देगा, ये Na प्लस और Cl माइनस आयन देगा। ठीक है ना, अब जरा ध्यान देना, यहाँ पर Na प्लस और Cl माइनस आपके पास ये मौजूद है और इसका 1 ग्राम इक्विवेलेंट है। वेन एवर एनी इलेक्ट्रोलाइट अंडरगो आयनाइजेशन, ठीक है ना, यहाँ पर 1 ग्राम इक्विवेलेंट आपका ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है। ठीक है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है ये। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का 1 ग्राम इक्विवेलेंट अगर आपने लिया हुआ है तो हम जानते हैं कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट 100% क्या होगा, आयोनाइज होगा। 100% अगर आयोनाइज होगा तो ऐसे सिचुएशन में 1 ग्राम इक्विवेलेंट Na प्लस बनेगा और 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ Cl माइनस बनेगा। और एक्वस मीडियम में इन दोनों आयंस की अपनी क्या होगी, इंडिपेंडेंट मोबिलिटी की बात हम लोग करेंगे, इनकी मोबिलिटी होगी तो एवरी आयन जो होगा वह करंट को कैरी करेगा, एवरी आयन करंट को कैरी करेगा, ये ध्यान रखना है आप लोगों को। तो अगर एवरी आयन करंट को कैरी करेगा तो सीधी सी बात हो गई, अब हम सब लोग इक्विवेलेंट कंडक्टेंस को यहाँ पर डिफाइन कर सकते हैं। हमने इलेक्ट्रोलाइट का कितना लिया, 1 ग्राम इक्विवेलेंट लिया। कैसा इलेक्ट्रोलाइट लिया, फिलहाल स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट लिया हुआ है। अब ऐसे सिचुएशन में 1 ग्राम इक्विवेलेंट आपका Na प्लस और 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ Cl माइनस, ये हमारे पास हो गया जनरल कंडीशन ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का। अब यहां पर इमेज क्या बनानी है कि 1 ग्राम इक्विवेलेंट इलेक्ट्रोलाइट द्वारा प्रोड्यूस्ड डिफरेंट आयंस की
टोटल कंडक्टेंसेस जो होगा, डिफरेंट आयंस की टोटल कंडक्टेंसेस जो होगा वही कहलाएगा इक्विवेलेंट कंडक्टेंस। लेकिन शर्त क्या है, वह इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन प्लेस्ड बिटवीन टू इलेक्ट्रोड्स सेपरेटेड बाई 1 centimeter or 1 meter, you can say in CGS 1 centimeter and in MKS and SI system 1 meter, and surface area of the electrolyte so large as whole of the solution enclosed between the electrodes। ठीक है, तो ये आपका कहलाएगा इक्विवेलेंट कंडक्टेंस। तो इसको कैसे सेट करो डेफिनेशन में, द conductances of all the ions produced by 1 gram equivalent of electrolyte when electrolytic solution is placed between two electrodes 1 centimeter apart and having large surface, enough surface area to enclose whole of the solution called equivalent conductance। तो इसको अब हम लोग यहाँ पर डिफाइन कर सकते हैं कि द conductances of all the ions produced by 1 gram equivalent of electrolyte and where लिख सकते हो, where electrolytic solution is placed between two electrodes separated by 1 centimeter and having enough surface area in such a way that whole solution is enclosed between them is called equivalent conductance। ये इक्विवेलेंट कंडक्टेंस का एक डेफिनेशन। इन जनरल जो थीम की बात है, अगर आपके पास कोई ओरल क्वेश्चन आपसे कर रहा है, कन्वर्सेशन की बात चल रही है, तो वहां पर आप बोल दीजिए कि 1 ग्राम इक्विवेलेंट द्वारा फर्निश्ड सभी आयंस का कंडक्टेंस वो कहलाता है वन आपका इक्विवेलेंट कंडक्टेंस। ठीक है, अब ऐसे सिचुएशन में हम सभी लोग आगे इसका रिप्रेजेंटेशन की बात कर सकते हैं। इट इज denoted by lambda eq, इसके द्वारा हम सभी लोग इसको रिप्रेजेंट करते हैं एंड is related with kappa by, तो lambda eq is equal to 1000 kappa by n is said to be normality, इसको हम नॉर्मेलिटी के रूप में जानते हैं, ये हमारा नॉर्मेलिटी। अब आप सभी लोग यहाँ देखो, ये हमारा लैम्डा EQ इज इक्वल टू 1000 कप्पा, ठीक है, 1000 कप्पा डिवाइडेड बाई n। अब इसकी कप्पा की यूनिट क्या होती है,
कप्पा की जो यूनिट रखते हो आप, किस में रखते हो, कप्पा की जो यूनिट आप रखते हो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ओम इनवर्स हो जाएगा, सेंटीमीटर इनवर्स हो जाएगा, ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स, ठीक है। और इधर आपके पास इसका क्या है, ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स, और एन का क्या होता है, इक्विवेलेंट, ध्यान रखना इक्विवेलेंट पर लीटर होता है तो पर क्यूबिक सेंटीमीटर के रूप में आ जाएगा ये, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास क्या होगा, इक्विवेलेंट पर सेंटीमीटर क्यूब, इक्विवेलेंट पर सेंटीमीटर क्यूब, तो हमारे पास क्या आ जाएगा जी, लैम्डा 1000 कप्पा यानी एन। अब यहाँ पर ओम इनवर्स तो है, ये है ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर क्यूब ऊपर गया, ये हो गया सेंटीमीटर स्क्वायर, इक्विवेलेंट ऊपर जाएगा तो पर इक्विवेलेंट ये इसकी यूनिट हो जाएगी, यानी इक्विवेलेंट कंडक्टेंस की यूनिट क्या हो जाएगी, ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर पर इक्विवेलेंट। अगर इसको आप एसआई में कन्वर्ट करना चाहते हो तो एसआई में क्या हो जाएगा, इक्विवेलेंट 1000 कप्पा बाई एन के रूप में अगर लिख रहे हो तो ये हो जाएगा साइमन, और ये हो जाएगा मीटर स्क्वायर, ये तो एज यूजुअल रहेगा क्योंकि ये ऑलरेडी एसआई सिस्टम ही है। तो इस तरीके से आप सभी लोग इसके इक्विवेलेंट कंडक्टेंस के रिलेशन कप्पा के साथ निकाल सकते हो और उसकी यूनिट निकाल सकते हो। अब आपको ध्यान रखना है, ये इक्विवेलेंट कंडक्टेंस की जो बात हमने किया, द इक्विवेलेंट conductance, the equivalent conductance increases on dilution, increases on dilution, it is due to increase in number of ions and ionic mobility, ionic mobility, आयनिक मोबिलिटी और आयंस के इंक्रीज करने के कारण जो है, अगर हम डाइल्यूट करते जाएंगे इक्विवेलेंट कंडक्टेंस की वैल्यू इंक्रीज करेगी। ओवरऑल एक सिंपल बात आपके पास है कि अगर हम डाइल्यूशन इंक्रीज करेंगे तो इक्विवेलेंट कंडक्टेंस की वैल्यू जो होगी वो इंक्रीज करेगी। अगर स्टेटमेंट टाइप का क्वेश्चन आता है तो आपके पास आयनिक मोबिलिटी भी बढ़ेगी, क्योंकि जो आयंस होंगे उनके बीच सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स आएंगे, सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स आएंगे तो आयनों के बीच लगने वाला इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वो क्या होगा, वो डिक्रीज करेगा, आयंस फ्री होंगे, आयन इंडिपेंडेंट टाइप के हो जाएंगे तो आयन की मोबिलिटी इंक्रीज करेगी। तो आयनिक मोबिलिटी इंक्रीज करेगी तो स्वाभाविक है कि इलेक्ट्रॉन करंट कैरी करने का जो पावर होगा वो इंक्रीज करेगा। तो इस तरीके से अगर कंसंट्रेशन के इफेक्ट की बात आपके पास करता है तो आप सभी लोग ध्यान रखना कि कंसंट्रेशन और डाइल्यूशन एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। अगर कंसंट्रेशन बढ़ाओगे तो वहां पर क्या होगा, आयनों के बीच का डिस्टेंस जो होगा वो डिक्रीज करेगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इंक्रीज करेगा, और ऐसे सिचुएशन में आयनिक मोबिलिटी डिक्रीज करेगी, इसलिए वहां पर कंडक्ट करने का जो पावर होगा वह डिक्रीज करेगा। ठीक है, ये आपके पास कहानी हो गई इक्विवेलेंट कंडक्टेंस और इक्विवेलेंट कंडक्टेंस और स्पेसिफिक कंडक्टेंस यानी कंडक्टिविटी के बीच के रिलेशन की बात मैंने आपके सामने कर दिया। अब अगर इन जनरल आपसे बात करता है कि डिस्कस द वेरिएशन ऑफ डिस्कस द इफेक्ट ऑफ, यू कैन से डिस्कस द इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ओवर molar conductance over equivalent conductance and conductivity means specific conductance। तो आप सभी लोग ये ध्यान रखना, मोलर कंडक्टेंस इक्विवेलेंट कंडक्टेंस ये इंक्रीज करेंगे ऑन डाइल्यूशन, क्योंकि नंबर ऑफ आयंस वहां पर डिसोसिएशन ज्यादा होगा। लेकिन आपको यहाँ पर क्या ध्यान रखना होगा, स्पेसिफिक कंडक्टेंस की जब बात करेंगे यानी कंडक्टिविटी जो होगी वो डिक्रीज करेगी, क्योंकि जब आपको पता है कि वन क्यूबिक सेंटीमीटर ही आपको चाहिए या 1 क्यूबिक मीटर ही आपको चाहिए, तो जब आप डाइल्यूट करते जाएंगे तो 1 क्यूबिक मीटर में नंबर ऑफ आयन जो होंगे, 1 क्यूबिक मीटर में नंबर ऑफ आयंस क्या होंगे, वो
डिक्रीज करेंगे, इसलिए वहां पर स्पेसिफिक कंडक्टेंस की वैल्यू जो होगी वह इंक्रीज करेगी, डिक्रीज करेगी ऑन इंक्रीजिंग द डाइल्यूशन। तो स्पेसिफिक कंडक्टेंस डिक्रीजेस ऑन इंक्रीजिंग डाइल्यूशन, ठीक, या यू कैन से ऑन डाइल्यूशन। और मोलर कंडक्टेंस और स्पेसिफिक कंडक्टेंस दोनों क्या होंगे, वो इंक्रीज करेंगे ऑन डाइल्यूशन। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात आपको ध्यान में रखनी है इसको लेकर के। दोनों आपके जो पास फैक्टर्स मैंने रखा डाइल्यूशन को लेकर के, ये ध्यान रखेंगे आप। अब आइए, अब इसमें आपको मैं पहले आयनिक, हालांकि इसके पहले के लेक्चर में उधर मैंने बता रखा है कि आयनिक कंडक्टेंस का जो क्राइटेरिया है वह आयनिक साइज पर डिपेंड करता है, आयनिक मोबिलिटी पर डिपेंड करता है। तो मैंने एक्वस मीडियम और नॉन एक्वस मीडियम दोनों के लिए आयन के मोबिलिटी के बारे में बता रखा है। अब अगर इनकेस मान लो कि हम लोगों के पास ये दे दे कि आयनिक कंडक्टेंस, कुछ आयन्स दिए हुए हैं, उनका कंडक्टेंस आपसे पूछ दे, एज लाइक H प्लस पूछ दे, K प्लस पूछ दे, Na प्लस पूछ दे, R आपका Li प्लस पूछ दे, अगर ये इनका पूछ दे कि इनका कंडक्टेंस का ऑर्डर क्या होगा, तो आपको मैंने बता रखा है ना कि हाइड्रोजन जो है सबसे लाइटर होता है, तो इसलिए किसी भी कंडीशन में हाइड्रोजन की जो आयनिक मोबिलिटी होगी वो बहुत अधिक होगी। इसलिए आपको ये ध्यान रखना होगा H प्लस आयन का कंडक्टेंस हमेशा हायर होगा। लेकिन लिथियम आयन, सोडियम आयन और पोटेशियम आयन की बात अगर करते हैं तो गैस फेज में लिथियम आयन लार्जर होता है, स्मॉलर होता है, ये कॉन्सेप्ट आपके पास होना चाहिए। तो गैस फेज में लिथियम आयन जो होता है वो स्मॉलर होता है कंपेयर टू सोडियम आयन, कंपेयर टू पोटेशियम आयन। लेकिन जब उसको एक्वस मीडियम में ले आते हैं तो लिथियम आयन बिकम्स लार्जर, यानी लिथियम एक्वेटेड लार्जर इन साइज कंपेयर टू द लिथियम गैस, लिथियम आयन गैस कंपेयर टू सोडियम। तो लिथियम आयन जो होगा वो पुअर कंडक्टर हो जाएगा इन एक्वस मीडियम कंपेयर टू द सोडियम आयन, कंपेयर टू द पोटेशियम आयन। इन सब बातों को भी डिस्कस किया गया है, आपको बताया जा चुका है। अब देखिए, जब आपको इक्विवेलेंट कंडक्टेंस, मोलर कंडक्टेंस और कंडक्टिविटी के बारे में नॉलेज हो गया, तो आप आराम से अब यहाँ एक ग्राफ के द्वारा बात कर सकते हो। तो वेरिएशन ऑफ लैम्डा m, लैम्डा eq एंड कप्पा विथ कंसंट्रेशन, ठीक है ना। अब देखिए, यहां पर आपको क्या ध्यान देना है कि इन सब पर कंसंट्रेशन के इफेक्ट का जब भी एक्सप्लेनेशन करना हो माय डियर्स, तो आप सभी लोग एक पॉइंट याद रखिएगा, आयनिक स्ट्रेंथ, ठीक है, आयनिक स्ट्रेंथ। और आयनिक स्ट्रेंथ को हम सभी लोग रूट म्यू द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है ना, रूट ऑफ म्यू, या कभी कभी हम जो है रूट ऑफ सी इसको लिखते हैं, रूट ऑफ सी। तो रूट ऑफ सी आयनिक स्ट्रेंथ या रूट ऑफ म्यू आयनिक स्ट्रेंथ हम रिप्रेजेंट करते हैं। तो आपको ध्यान का रखना, आयनिक स्ट्रेंथ का मतलब कि आयनिक कंसंट्रेशन ऑफ आयंस, हायर द कंसंट्रेशन ऑफ आयंस हायर द आयनिक स्ट्रेंथ। तो ऐसे सिचुएशन में आप सभी लोग ये ध्यान रखेंगे कि जब हम आयनिक स्ट्रेंथ को इंक्रीज करेंगे तो लैम्डा m और लैम्डा eq दोनों की जो वैल्यू होगी वह डिक्रीज करेगी। आयनिक स्ट्रेंथ को इंक्रीज करने पर क्या करेगी, डिक्रीज करेगी। इसमें भी एक कंडीशन है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट और वीक इलेक्ट्रोलाइट पर ध्यान में रखेंगे। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट पर आयनिक स्ट्रेंथ का बहुत एप्रिसिएबल इफेक्ट नहीं होगा, फिर भी होगा। कहने का मतलब कि अगर हम आयनिक स्ट्रेंथ को बढ़ाएंगे, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का मोलर कंडक्टेंस और इक्विवेलेंट कंडक्टेंस वो डिक्रीज करेगा, लेकिन डिक्रीज उतना इफेक्टिव नहीं होगा जितना इफेक्टिव वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए होगा। क्योंकि आयनिक स्ट्रेंथ अगर हम बढ़ाएंगे
तो वीक इलेक्ट्रोलाइट यानी कि मतलब क्या हुआ, आयन कंसंट्रेशन बढ़ाएंगे। अगर आयन के कंसंट्रेशन को बढ़ाएंगे तो वो आयन कंबाइंड करके वीक इलेक्ट्रोलाइट का मॉलिक्यूल बना देंगे। तो ऐसे सिचुएशन में वीक इलेक्ट्रोलाइट का इक्विवेलेंट कंडक्टेंस और मोलर कंडक्टेंस शार्पली जो है, यू कैन से शार्पली डिक्रीज करेगा ऑन इंक्रीजिंग द आयनिक स्ट्रेंथ। ठीक है, तो ऐसे में हम सभी लोग एक ग्राफ यहां पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और वो ग्राफ क्या है जरा देखिए। यहां पर हमारा इसके लॉन्ग लेते हैं हम लोग रूट सी, यानी कि आयनिक स्ट्रेंथ। ठीक है, आयनिक स्ट्रेंथ लेते हैं, और इसके लॉन्ग लेते हैं लैम्डा एम और लैम्डा ई क्यू। लैम्डा एम और लैम्डा ई क्यू दोनों में से कोई आप ले सकते हो। ठीक है, अब देखिए, अगर मैं आपसे को ध्यान समझिएगा, अगर मैं आपसे कहूं कि यह पॉइंट जो मैंने रिप्रेजेंट किया हुआ है, इस पॉइंट पर ये एज्यूम करते हुए कि ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का कंडक्टेंस है, मतलब आयनिक स्ट्रेंथ हम बढ़ा रहे हैं, तो ये कंडक्टेंस होना चाहिए। क्योंकि हमारे मन में, ध्यान समझिएगा, हमारे मन में एक फीलिंग होती है कि जितने भी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं वो 100% आयोनाइज हो जाते हैं। तो हम ये कहेंगे ना कि आयनिक स्ट्रेंथ बढ़ाएं या घटाएं, उनके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, और हमको ऐसी स्ट्रेट लाइन मिलनी चाहिए, ऐसी स्ट्रेट लाइन हमको मिलनी चाहिए। लेकिन मैंने अभी आपको कुछ देर पहले बताया कि अगर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है तो 100% आयोनाइज तो होगा, ये तो सही है, 100% आयोनाइज तो होगा, लेकिन 100% वो डिसोसिएट नहीं होगा। इसलिए अगर मैं कहूं कि आयनिक स्ट्रेंथ बढ़ा रहा हूं, तो इसका मतलब कंसंट्रेशन ऑफ आयन बढ़ा रहे हैं, और कंसंट्रेशन ऑफ आयन जब बढ़ाओगे तो आयनों के बीच इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगा, तो आयनिक मोबिलिटी जो होगी वो डिक्रीज करेगी। तो आयनिक स्ट्रेंथ बढ़ाने पर यहां पर ये आपका देखो, ये रियल में ये ग्राफ आपको देखने के लिए मिलेगा। मतलब क्या हुआ कि आयनिक स्ट्रेंथ अगर हम बढ़ा रहे हैं तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का मोलर कंडक्टेंस या इक्विवेलेंट कंडक्टेंस क्या होगा, वो डिक्रीज करेगा, वो डिक्रीज करेगा। ठीक है ना, वो डिक्रीज करेगा, क्योंकि आयनिक स्ट्रेंथ बढ़ने से आयन के बीच इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगा, तो आयनिक मोबिलिटी जो होगी वो डिक्रीज करेगी। ठीक है ना, अब यहां पर देखिए, अब लेकिन अगर वीक इलेक्ट्रोलाइट होगा तो वीक इलेक्ट्रोलाइट का जितना ज्यादा आयनिक पोटेंशियल आप बढ़ाते जाओगे उतना शार्पली जो है वो डिक्रीज करता जाएगा, और जितना कम आयनिक पोटेंशियल होगा वह मैक्सिमम वैल्यू, यहाँ पर देखिए ये रिप्रेजेंट किया गया मैक्सिमम वैल्यू। तो यहाँ से अब आयनिक पोटेंशियल बढ़ाएंगे तो आयनिक पोटेंशियल की वैल्यू क्या होगी, वह बढ़ेगी, तो कंडक्टेंस, मोलर कंडक्टेंस या आपका इक्विवेलेंट कंडक्टेंस की वैल्यू क्या होगी, डिक्रीज करेगी। इसका मतलब अगर हम इधर आयनिक पोटेंशियल बढ़ा रहे हैं तो ये वैल्यू क्या हो रही है, डिक्रीज कर रही है, और अगर हम आयनिक पोटेंशियल घटाएंगे ये वैल्यू क्या होगी, इंक्रीज करेगी, और काफी इंक्रीज करती जाएगी। तो अब ये मैक्सिमम वैल्यू, कहने का मतलब कि मैक्सिमम वैल्यू अडॉप्ट कब कर लेगा, जब इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर पहुंच जाएंगे, जहां पर इलेक्ट्रोलाइट कंप्लीटली आयोनाइज हो जाएगा और सभी आयन का इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस, इंडिपेंडेंट मोबिलिटी हो जाएगी। ठीक है ना, तो ये अगर ये आपका कर्व मिलता है, अगर आपको कर्व मिलता है तो समझ लेना कि ये वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए है, और अगर ऐसा स्ट्रेट लाइन पर स्लोपी मिलता है, अगर स्ट्रेट लाइन स्लोपी आपको मिल रहा है तो ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए आप एज्यूम करोगे। ये हो गया हमारा वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए। एज फॉर एग्जाम्पल NH4OH आपका वीक इलेक्ट्रोलाइट इसके लिए हो गया, और ये हमारा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए हुआ, ये हमारा हो गया कि Cl। ठीक है, इस तरीके से स्ट्रेट लाइन आपको मिल रहा है, ध्यान रखना, स्ट्रेट लाइन अगर ऐसा मिल रहा है तो इस तरह से लाइन मिल रही है तो वो हमेशा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए होगा, और अगर कर्व मिल रहा है तो हमेशा ये वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए आपको देखने के लिए मिलेगा। दूसरी बात, अगर आयनिक स्ट्रेंथ हम बढ़ाएंगे, नंबर ऑफ आयन बढ़ाएंगे, और नंबर ऑफ आयन बढ़ाएंगे तो स्वाभाविक है कि पर यूनिट वॉल्यूम में, पर क्यूबिक सेंटीमीटर या पर क्यूबिक मीटर में नंबर ऑफ आयन बढ़ेंगे, और नंबर ऑफ आयन का कंडक्टेंसेस ये होता है स्पेस यानी कंडक्टिविटी होती है, इसका मतलब कंडक्टिविटी क्या होगी, इंक्रीज करेगी। तो अब यहाँ पर ग्राफ दूसरा क्या हो जाएगा, ये ग्राफ आपका ये आयनिक स्ट्रेंथ के लिए होगा, और ये हो जाएगा कप्पा के लिए,
तो यहाँ पर ग्राफ आपका कुछ ऐसा देखने के लिए मिलेगा, ऐसा ग्राफ आपको देखने के लिए मिलेगा। अगर वो आपका स्पेसिफिक कंडक्टेंस की बात करेंगे, आयनिक स्ट्रेंथ बढ़ाओगे, नंबर ऑफ आयन इंक्रीज करेगा, नंबर ऑफ आयन इंक्रीज करेगा, तो स्वाभाविक है स्पेसिफिक कंडक्टेंस का वैल्यू भी इंक्रीज करेगा। और यहाँ पर भी एक लिमिटिंग वैल्यू ये अडॉप्ट करने के बाद फिर वो स्लाइटली डिक्रीज करना शुरू कर देगा। तो ऐसा कर्व स्पेसिफिक कंडक्टेंस के लिए, और ऐसा कर्व वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए, और ऐसा स्ट्रेट लाइन आपका स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए एप्लीकेबल होता है। तो ये ग्राफ आप लोग ड्रा कर लेंगे, ग्राफ ड्रा करेंगे और उसके बाद यहां पर कमेंट किया जाएगा फॉर वीक एंड स्ट्रॉन्ग electrolytes, for weak and strong electrolytes, the conductance G or C increases on dilution, increases on dilution. It is due to increase in ionic mobility. It is due to increase in ionic mobility. But the increase in conductance of weak electrolyte is more pronounced than strong electrolytes. The lambda m, lambda EQ decrease slightly, on increasing ionic strength, full stop. The kappa increases on increasing ionic strength. It is due to increase in number of ions per unit volume. Number of ions per unit volume. For strong electrolytes, lambda m is molar conductance at
any concentration, at any concentration, lambda infinite m or lambda naught m is molar conductance at infinite dilution, at infinite dilution is molar conductance at infinite dilution. Then deviation from ideal condition, is given by, तो lambda m is equal to lambda naught m minus a root c. This equation is applicable for strong electrolyte. और याद रखिएगा कि lambda naught m always greater than lambda m. ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। और साथ ही साथ अब जो ये इक्वेशन है, इसको आप ऐसे लिख सकते हो कि लैम्डा m इज इक्वल टू माइनस ए रूट ऑफ सी प्लस लैम्डा नॉट m। अब देखिए इसको कंपेयर कर लीजिए mx प्लस सी से, c रूट ऑफ c और माइनस a, ठीक है, और y आपका ये। तो यहाँ पर अगर आप खींचते हैं, देखो नेगेटिव साइन है तो स्लोप क्या होगा, वो नेगेटिव टाइप का आएगा जो ऊपर बताया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर आप लेंगे क्या, रूट ऑफ सी, यहाँ पर क्या लेंगे, लैम्डा m। ठीक है, और अब ग्राफ प्लॉट करना है तो देखिए पहले तो जो आइडियलिटी है ऊपर दिखाया गया, जो आइडियलिटी है ये स्ट्रेट लाइन आप प्लॉट करिएगा एक एज्यूम करके कि यहाँ पर इसका मैक्सिमम कंडक्टेंस होना चाहिए। अब उसके बाद यहाँ से क्या हो रहा है, स्लाइट जो है डिक्रीजिंग हो रही है। तो अब ये जो आपका है यहाँ पर देखिए, यहाँ से यहाँ तक क्या है, ये इंटरसेप्ट है, इंटरसेप्ट। ठीक है, इंटरसेप्ट इज इक्वल टू, आप देखें ये वैल्यू क्या इंटरसेप्ट का है, इंटरसेप्ट हो जाएगा लैम्डा नॉट m हो जाएगा। और यहाँ पर क्या बन रहा है, स्लोप बन रहा है। ठीक है, यहाँ पर स्लोप का फॉर्मेशन है, तो स्लोप इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, स्लोप इज इक्वल टू देखो लिखा है यहाँ पर माइनस ए, स्लोप इज इक्वल टू माइनस ए। इस तरीके से स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए चाहे आप लैम्डा m या फिर आपका लैम्डा EQ कोई भी लेकर के ग्राफ रिप्रेजेंट कर सकते हो। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए ये जो हम उम्मीद करते थे कि नहीं भाई हमारा कांस्टेंट होना चाहिए क्योंकि वो 100% आयोनाइज होता है, तो रियल में इसको कहते हैं डी बाई हकेल लिमिटिंग लॉ, इसे कहते हैं डी बाई हकेल लिमिटिंग लॉ के नाम से जानते हैं। तो डी बाई हकेल लिमिटिंग लॉ ये कहता है कि इन्हीं कंसंट्रेशन पर जो मोलर कंडक्टेंस होगा और इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर जो मोलर कंडक्टेंस होगा, दोनों में डिफरेंस होगा। इसका मतलब हो गया कि एनी कंसंट्रेशन पर आयन तो बनते हैं लेकिन 100% वहां डिसोसिएशन नहीं होता। लेकिन जब इनफाइनाइट डाइल्यूशन हो जाएगा, जहां पर कंसंट्रेशन क्या हो जाए, जीरो, इलेक्ट्रोलाइट का कंसंट्रेशन जीरो हो गया। अब कंसंट्रेशन जीरो का मतलब हो गया केवल वहां पर आयन ही है, वहां पर 100% आयन है और हर आयन की अपनी क्या होगी, फ्री मोबिलिटी होगी। तो हर आयन की जब फ्री मोबिलिटी हो जाएगी तो स्वाभाविक है उनका अपना इंडिविजुअल कंडक्टेंस हो जाएगा। तो इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर जो मोलर कंडक्टेंस होगा हमेशा हायर होगा कंपेयर टू मोलर कंडक्टेंस एट एनी कंसंट्रेशन। इसलिए आपको ये डेविएशन देखने के लिए मिल रहा है, नहीं तो जो एनी कंसंट्रेशन पर होता वही इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर होना चाहिए था, अगर 100% वो डिसोसिएट भी हो जाता तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए जो थियरी दिया गया वो किसके द्वारा दिया गया, तो आपका जवाब होगा डी बाई हकेल थियरी, डी बाई हकेल थियरी। और इसके लिए लैम्डा m की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए इन्होंने फार्मूला दिया और ये कहलाता है डी बाई हकेल लिमिटिंग लॉ, डी बाई हकेल लिमिटिंग लॉ के नाम से हम लोग जानते हैं। अब उसके बाद माय डियर्स आया क्या है, आयनिक स्ट्रेंथ की बात आई है। आयनिक स्ट्रेंथ, तो आयनिक स्ट्रेंथ ये सब कंटिन्यूएशन लिखते चलिए। आयनिक स्ट्रेंथ इज इक्वल टू क्या होता है,
m1i का स्क्वायर प्लस m2i2 का स्क्वायर, ठीक है। और ये आपका हो जाएगा हाफ, क्योंकि दो पार्ट का यहाँ पर एवरेज वैल्यू। तो यहाँ पर ये ऐसा फार्मूला है, m1 क्या है, मोलरिटी है, मोलरिटी बोलते हैं इसको, m1 मोलरिटी। तो m1 मोलरिटी ऑफ केटायन सपोज कर लीजिए, और m2 क्या है, मोलरिटी ऑफ मोलैलिटी, मोलैलिटी ऑफ केटायन, मोलैलिटी ऑफ एनायन, ठीक है। और I1 होता है चार्ज ऑन केटायन, और I2 आपका चार्ज ऑन एनायन होता है, चार्ज ऑन एनायन, ठीक है। इस तरीके से यहां से निकाल लेंगे आप आयनिक स्ट्रेंथ, आयनिक स्ट्रेंथ यहां से निकल जाएगी, और उस आयनिक स्ट्रेंथ को निकाल करके हम सभी लोग क्या कर सकते हैं, निकाल सकते, यहाँ पर ग्राफ प्लॉट कर सकते हैं, लैम्डा एम का कैलकुलेशन कर सकते हैं फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। इसी तरीके से इक्विवेलेंट कंडक्टेंस का सिमिलरली लैम्डा इक्विवेलेंट इक्वल टू क्या हो जाएगा, लैम्डा नॉट इक्विवेलेंट माइनस ए रूट ऑफ सी। ये आपके पास ये फार्मूला नंबर 1 और ये हो गया फार्मूला नंबर 2। इक्विवेलेंट कंडक्टेंस और मोलर कंडक्टेंस स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए आप इसे अप्लाई कर सकते हो। आओ जरा ध्यान दो, हमारे पास NaCl है, NaCl टूटेगा तो क्या बनाएगा, Na प्लस और Cl माइनस बनाएगा, ध्यान समझिएगा, ध्यान से समझेंगे इसको। अब यहाँ पर आपसे कहा जाए 1m NaCl है, 1m NaCl यानी 1 मोलल NaCl है, 1 मोलल NaCl आपके पास है। तो 1 मोलल NaCl का मतलब हो गया कि 1 मोलल आपका Na प्लस और 1 मोलल आपका क्या हो जाएगा, Cl माइनस हो जाएगा, ठीक है। अब ऐसे सिचुएशन में आयनिक स्ट्रेंथ की बात अगर करते हैं हम लोग, आयनिक स्ट्रेंथ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, हाफ। अब देखिए m1 है केटायन का, तो कितनी वैल्यू है, 1 है, इंटू I1 केटायन पर चार्ज कितना है, 1 है, तो 1 का क्या हो जाएगा, स्क्वायर, प्लस इसका क्या होगा, इसका भी m, और इस पर भी चार्ज कितना है, 1 है, तो यहां पर इंटू ये आपका यहां भी हो जाएगा 1 इंटू 1 का स्क्वायर। तो अब बताओ यहां पर हो जाएगा इंटू आपका क्या 2 इक्वल टू 1 आ जाएगा, 1 आ जाएगा क्या, आयनिक स्ट्रेंथ। अगर यूनिवैलेंट है, यूनिवैलेंट का केस आपके पास आ रहा है, यूनिवैलेंट का केस अगर आपके पास आ रहा है, तो आयनिक स्ट्रेंथ जो होगा ये 1 आएगा, आयनिक स्ट्रेंथ 1 आएगा। इसका मतलब क्या हुआ, जो ध्यान रखना, जो मोलैलिटी इलेक्ट्रोलाइट का लेंगे वही हो जाएगा इसकी कहानी, वही मोलैलिटी आपको देखने के लिए मिलेगी, वही आयनिक स्ट्रेंथ आपको देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। KCl के लिए वही चीज अप्लाई होगा। लेकिन अगर मैं यहां से कहूं BaCl2 है, क्या होगा, ये Ba डाई पॉजिटिव प्लस 2Cl माइनस आयन में कन्वर्ट हो जाएगा। अब यहां पर देखिए मैंने बोला इसकी मोलैलिटी m है, इसकी मोलैलिटी m है, तो इसकी मोलैलिटी क्या होगी, m होगी, और इसकी मोलैलिटी क्या होगी, 2m होगी, क्योंकि 2 टाइम्स बना हुआ है। ऐसे सिचुएशन में आयनिक हाफ इसका m इंटू यहां पर क्या है, चार्ज 2 है, बोलो भैया चार्ज 2 है, तो 2 का स्क्वायर प्लस यहां पर इसका 2m है, 2m, और चार्ज क्या है, चार्ज 1 है, तो 1 का स्क्वायर,
ये हो जाएगा हाफ, यहाँ पर 4m प्लस 2m इज इक्वल टू हाफ इंटू 6m इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 3m आ जाएगा, 3m। अब देखो क्या साफ साफ दिखाई दे रहा है, जितने आयन इसने बना दिया है वही इसका आयनिक स्ट्रेंथ हो जाएगा, जितने आयन इसने बनाया हुआ है उतना ही इसका आयनिक स्ट्रेंथ हो जाएगा, अगर कंसंट्रेशन मेंशन्ड किया गया है तो। ठीक है, आओ जरा देखो, AlCl3 Al ट्राई पॉजिटिव प्लस 3Cl, अगर इसका M है इसका भी M होगा, इसका क्या होगा 3M होगा, तो आयनिक स्ट्रेंथ इज इक्वल टू, यहां पर क्या है M इंटू 3 का स्क्वायर प्लस यहां पर क्या है 3M इंटू, बोलो भाई 1 का स्क्वायर। अब आपके पास क्या आ गया, ये हो गया 9M प्लस 3M हाफ इंटू आपके पास क्या आ गया 12M इज इक्वल टू क्या हो गया आपका 6, यहां पर आ गया 6M, ये हो गया मोलर कंसंट्रेशन। यहां पर वो कॉन्सेप्ट नहीं लागू होगा, यहां पर आपका देखिए, ठीक है। तो इस तरीके से 6M, इस तरीके से आप आयनिक स्ट्रेंथ को कैलकुलेट कर सकते हो। अगर आपको आयनिक स्ट्रेंथ निकालना आ गया, इक्विवेलेंट और मोलर कंडक्टेंसेस के मीनिंग समझ में आ गए, तो इनके ऊपर आयनिक स्ट्रेंथ का क्या इफेक्ट हो सकता है फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, वो मैंने आपके सामने ये रख दिया, और आयनिक स्ट्रेंथ को कैसे कैलकुलेट करते हैं वो भी मैंने फार्मूला आपके सामने रख दिया, कि आयनिक स्ट्रेंथ को कैलकुलेट करने के लिए ध्यान रखना होगा, आयन की क्या होगी, मोलैलिटी होगी, और उस आयन का जो वैलेंसी होगा उसका स्क्वायर से मल्टीप्लाई। ऐसे ही सभी आयनों के इस प्रोडक्ट को ऐड कर दीजिए, और उसके बाद उसे हाफ से डिवाइड कर, क्योंकि यहाँ एवरेज क्यों निकाल रहे हैं, क्योंकि हम 2 आयनों का लेते हैं, केटायन और एनायन का लेते हैं, दैट्स व्हाई एवरेज वैल्यू निकालते हैं। ये आपको ध्यान में रखना होगा। हम उम्मीद करते हैं कि ये टॉपिक आप लोगों को समझ में आया होगा, और यहीं पर इस लेक्चर को हम एंड करते हैं। अगले लेक्चर में हम लेकर आएंगे कोलास लॉ और उसके एप्लीकेशंस को, कोलास लॉ और इसके एप्लीकेशंस की बात हम लोग करेंगे। थैंक यू।